गुड मॉर्निंग। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी फूड से एनर्जी के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने डाइजेशन में पढ़ा था, जो हम फूड ले रहे थे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे थे, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स में ले रहे थे। तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेशन में। अब जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो रहा था ब्लड में, और ब्लड में एसिमिलेशन के थ्रू ये हर सेल को पहुंचाया जा रहा था, यानी हर सेल के अंदर ये सिंपलेस्ट फूड पहुंच चुका था। अब क्या होगा, इसी फूड से रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी एनर्जी के लिए फूड का रिक्वायरमेंट नेसेसरी है, यानी फूड एक्ट एज अ फ्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज है। तो देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो देखिए ये ग्लूकोज, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये एसिमिलेशन के द्वारा सेल के अंदर जा चुका है। अब देखिए सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट अकर्स इनसाइड द सेल। नाउ ये सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, ये सेल के अंदर जा चुका है थ्रू एसिमिलेशन। नाउ इसका होगा ब्रेकडाउन और बनेगा 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, इसे हम पायरुवेट भी कहते हैं। यह होता है CH3 COCOH, ये पायरुविक एसिड है। नाउ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यदि आप ठीक से देखें तो देखिए ये ग्लाइको एंड लाइसिस, ये दो शब्द से बना हुआ है। ग्लाइको का मीनिंग होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन, यानी ग्लाइकोलाइसिस को हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलाइसिस नाइदर O2 is consumed and nor CO2 is released, यानी ग्लाइकोलाइसिस में O2 का कंजम्पशन भी नहीं होता है और ना ही CO2 का रिलीज होता है। देखिए आप, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। 2 बन रहा है तो ये भी 6 कार्बन, यानी एक भी कार्बन यहां से रिमूव नहीं हो रहा है, यानी CO2 का रिलीज नहीं हो रहा है और O2 का भी कंजम्पशन इसके अंदर नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, यानी ये जो ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है और ये ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो देखिए ये इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है, इसका ब्रेकडाउन डिपेंड करता है कि O2 प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये उस पर भी डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप, यदि O2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट, देन ये फर्दर ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, 6 CO2 6 H2O एंड एनर्जी। O2 के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन
यानी पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यानी ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी पायरुविक एसिड का CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्जन, ये प्रोसेस कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यदि O2 एब्सेंट हो तो दो केस, O2 एब्सेंट, पहला ईस्ट के अंदर, देखिए YEAST, ईस्ट के अंदर क्या होता है? ईस्ट के अंदर इथेनॉल बनता है। तो देखिए इथेनॉल एंड CO2, इथेनॉल होता है CH3CH2OH एंड प्लस CO2, ये 2 मोल, यानी 2 मोल पायरुविक एसिड था, 2 मोल ब्रेक हुआ तो 2 मोल इथेनॉल बना और 2 मोल CO2 बना। ये ईस्ट के अंदर जब O2 एब्सेंट रहता है तब ये काम होता है ना। हमारे मसल के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान क्या होता है? हमारे मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। उसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है CH3CH, ये लैक्टिक एसिड। नाउ ये बन कैसे रहा है? तो देखिए ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP एंड 2 NADH2 बनता है। देखिए ये ATP एंड 2 NADH2, ये एनर्जी, ये ATP तो एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है। यानी ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और साथ में हमें क्या मिलता है? 2 ATP मिलता है और 2 NADH2 मिलता है। यदि O2 एब्सेंट हो, यानी केस कैसा हो? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये देखिए, ये तो 2 ATP एनर्जी मिल गया। अब इसका क्या काम है? तो देखिए यहां पे ये पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यानी डी मीन्स उड़ना और कार्बोक्सिलेशन मानी CO2 का हटना, यानी यहां से CO2 निकलता है। जब यहां से CO2 निकलेगा तो फिर क्या होगा? तो देखिए ये CO2 को निकालिए, तो देखिए इसको हम हटा रहे हैं, CO2 निकल गया। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है? इसमें ऐड कर देता है, यानी इसका हो जाता है डिहाइड्रोजनेशन, यानी यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इससे जाके अटैच हो जाता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा? जब CO2 हटेगा तो क्या होगा? देखिए CH3 तो CH3, नाउ CO2 गया, ये देखिए CO2 गया, अब बच क्या गया? H और ये वाला 2 H। तो देखिए एक H यहां और एक H यहां। तो देखिए ये इथेनॉल बन गया। नाउ लैक्टिक एसिड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड में डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, यानी CO2 रिमूव नहीं होता है, इसमें H का एडिशन हो जाता है। तो देखिए ये और यहां पे एक H यहां पे आ गया, एक H यहां पे आ गया, तो देखिए एक H यहां पे आ गया, एक H यहां पे आ गया। तो ये NADH2 एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या काम कर रहा है? डिहाइड्रोजनेशन, यानी यहां से H रिमूव हो रहा है और उसमें अटैच हो रहा है दोनों में, तभी बनता है इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। तो ईस्ट के अंदर ईस्ट फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन इंडिकेट करता है एनएरोबिक कंडीशन को। हमारे बॉडी के मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनता है लैक्टिक एसिड, इसीलिए हम इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब यहां से ये सब देखने के बाद ये तो आप बता सकते हैं
कि ईस्ट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड से इथेनॉल एंड CO2, यानी हम कह सकते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ इथेनॉल, 2 मोल ऑफ CO2 एंड 2 ATP। दिस 2 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में बना है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान क्या हुआ है, ये 2 ATP बना, 2 मोल ऑफ लैक्टिक एसिड बना। और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 2 ATP बना, 2 NADH2 बना, और ये नेक्स्ट स्टेप अभी बाकी है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि और ATP कैसे बनता है, तो इसका हम अब डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए या एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस ये कॉमन है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस हुआ, O2 एब्सेंट, तो ये वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, और O2 प्रेजेंट, तो ये वाला प्रोसेस हो गया। यानी ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉमन इन, तो देखिए इट इज कॉमन इन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप जो है ये कॉमन है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, बिकॉज देखिए ये एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अब हम इसको एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं ये समझने जा रहे हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और रेस्पिरेशन से रिलीज एनर्जी, ये जो रिलीज एनर्जी है इसको हम यूज में लाते हैं और एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी इसके बीच एक बॉन्ड बना देते हैं। ये जो बॉन्ड है यही बॉन्ड बनाने में इस एनर्जी का यूटिलाइज हुआ है। यानी एडीपी यानी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है, अब एक और फॉस्फेट जुड़ गया यानी एक और फॉस्फेट बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये एनर्जी यूज होता है और बन जाता है एटीपी। अब मान लीजिए हमें एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, ये एडीपी फिर से टूटेगा और बना देगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। एटीपी कुछ नहीं है, बस ये क्या करता है, एनर्जी को बॉन्ड के फॉर्म में, फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। जैसे हमारे यहां करेंसी रुपया होता है, तो हमें कोई भी चीज खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, रुपया लेके जाते हैं और रुपया दे देते हैं, हमें वहां से सामान मिल जाता है। ऐसे ही एनर्जी चाहिए, तो देखिए एटीपी ब्रेक हो जाता है, एनर्जी मिल जाता है। फिर हमें एनर्जी को स्टोर करना है, तो क्या करते हैं, फिर एनर्जी डालते हैं, ये बॉन्ड बन जाता है और बॉन्ड के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। नाउ ये एनर्जी जो रेस्पिरेशन से आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखिए रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है जस्ट लाइक कंबशन होता है। कंबशन में हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को जलाते हैं। वो जलने वाला सब्सटेंस होता है क्या, कोई गैस होता है, सीएनजी वगैरह, एलपीजी वगैरह, या फिर कोई वुड होता है, वुड नहीं तो कोई कोल होता है। तो कोल को हम जलाते हैं, वुड को हम जलाते हैं, और ये जलता है O2 के प्रेजेंस में, और O2 के प्रेजेंस में जलने के बाद हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड को O2 के प्रेजेंस में जला रहे हैं और जलाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये एनर्जी क्या होता है, ये एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान
जो हम जलाने के कंबशन से एनर्जी ला रहे थे, दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू रेस्पिरेशन के दौरान जो ये एनर्जी आ रहा है ना, यही एनर्जी जो कंबशन के दौरान आउटसाइड द कंबशन मतलब सेल के बाहर जो हो रहा था कंबशन कहते थे, और रेस्पिरेशन के दौरान उसी के फूड को हम जब फूड को हम ऑक्सीडाइज कर रहे थे, जला रहे थे, कंबशन कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, तो ये एनर्जी आ रहा था। और यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाने का, और ये एनर्जी इसमें बॉन्ड बनाता है और बनाया जाता है एटीपी। यानी रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रहा था उसी एनर्जी को यूज करके हम ये बॉन्ड बना दिए हैं, और ये बॉन्ड बनने के बाद एटीपी बन गया। और जब हमें एनर्जी चाहिए होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, हमें एनर्जी मिल गया। यानी जो एनर्जी यहां गया था बॉन्ड बनाने में, रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज एनर्जी बॉन्ड बनाने में जो यूज हुआ था, ये एनर्जी हमें अब मिल गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं करेंसी। इसीलिए हम इसको कहते हैं करेंसी, बिकॉज करेंसी का काम क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज में ही काम आता है। जैसे हम लोगों का करेंसी रुपया है, तो रुपया का हम यूज क्या करते हैं, रुपया का यही वैल्यू है कि हम रुपया लेके जाते हैं, हमें जो चीज चाहिए वो चीज लेके आ जाते हैं। यदि फिर हमें कोई चीज बेचना रहता है, यदि कोई चीज बेचना है तो कोई हमारे से कोई सामान लेगा तो हमें रुपया देगा, तो ये क्या है, रुपया करेंसी है। एटीपी क्या है, करेंसी है। देखिए जब हम एनर्जी दिए एटीपी बन गया, अब हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी चाहिए तो फिर एटीपी टूट जाएगा। यही होता है, पैसा दिए सामान आ गया, सामान दिए पैसा आ गया। तो देखिए एनर्जी दिए एटीपी बन गया, एनर्जी लिए एटीपी टूट गया। इसीलिए हम इसको करेंसी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ O2 कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये O2 के प्रेजेंस में एनर्जी का रिलीजमेंट फ्रॉम फूड दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यानी इट इज कॉमन होता है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी मोस्टली ऑर्गेनिज्म ये होता है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन, तो प्लांट के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। तो देखिए प्लांट के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनता है, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 ATP। नाउ ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना है, और एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिर क्या करेंगे, इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे। नाउ ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और इसके अंदर होगा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल का साइट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें O2 प्रेजेंट होना चाहिए, और इसके बाद बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। अब देखिए 2 ATP तो यहां बना है और
36 एटीपी यहां बन रहा है, यानी टोटल कितने बन रहे हैं? 38 एटीपी। अब देखिए O2 प्रेजेंट, अब यहां O2 कितने चाहिए? यहां O2 6 मोल O2 चाहिए। अब आप इस रिएक्शन को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस है। क्यों? देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में CO2 वाटर ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनता है ग्लूकोज एंड ये O2। यदि हम इसको सही तरीके से लिखे तो क्या लिखाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी, and this energy equivalent to 38 ATP। देखिए ये रिएक्शन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दिस इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। क्यों? फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 कंबाइंड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, दिस एनर्जी, और ये बना रहा था ग्लूकोज एंड O2, यानी रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट। नाउ प्लांट के अंदर हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। अब देखिए रेस्पिरेशन क्यों होता है? एनर्जी रिलीज करने के लिए। अब एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो सेल के अंदर हमेशा होता है, यानी 24 घंटा होता है। तो ये प्रोसेस 24 घंटा चलेगा। 24 घंटा यानी O2 इनटेक और CO2 का रिलीजमेंट 24 घंटा चलेगा। ये देखिए O2 इनटेक, CO2 रिलीज, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये 24 घंटा यानी 24 आवर्स चलने वाला प्रोसेस है, यानी डे प्लस नाइट, बिकॉज एनर्जी हमेशा चाहिए। अब हम प्लांट के देखते हैं, प्लांट में देखते हैं। तो देखिए प्लांट के अंदर क्या होता है? दिन में फोटोसिंथेसिस भी चलता है, यानी डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस चलता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? O2 का रिलीज होता है और CO2 का इनटेक होता है। तो फोटोसिंथेसिस में O2 चाहिए, सॉरी फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए और O2 रिलीज होता है। अब देखिए प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का जो रेट है स्लो होता है इन कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट O2 कम लेता है, CO2 कम छोड़ता है, यानी ये रेस्पिरेशन कम होता है, O2 कम लेना, CO2 कम छोड़ना। और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है, यानी CO2 लेना और O2 छोड़ना ये ज्यादा होता है। तो अब इसका क्या होगा? तो देखिए इन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में CO2 इन O2 आउट, ये फोटोसिंथेसिस डे टाइम में चलेगा और इसका जो रेट होगा, रेट मैक्सिमम ज्यादा होगा। डे टाइम में रेस्पिरेशन भी होगा, तो देखिए रेस्पिरेशन भी होगा। रेस्पिरेशन में क्या होगा? O2 इनटेक, CO2 आउट। देखिए O2 इनटेक, CO2 आउट, ये रेस्पिरेशन के अंदर होगा। और प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का रेट कम होता है इन कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस, यानी इसका रेट क्या होगा? मिनिमम होगा। अब देखिए ये CO2 छोड़ रहा है, सॉरी ये CO2 ले रहा है, यहां CO2 छोड़ रहा है। तो ये जो CO2 छोड़ रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, इसी CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बट इसके अंदर रेट मैक्सिमम है,
तो इतने CO2 से काम चलेगा नहीं। तो देखिए थोड़ा बहुत तो यहां से मिल जाता है और कुछ जो बचा होता है, जो इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होता है वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। तो देखिए प्लांट के अंदर दिन के टाइम में रेस्पायरेशन से जो CO2 इवॉल्व होता है, मिलता है, उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। एटमॉस्फेयर में CO2 को आने नहीं देता है डे टाइम में, दिन के समय में। और ये जो O2 आउट कर रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो O2 रिलीज हो रहा है, इसी O2 को ये क्या कर रहा है, प्लांट इनटेक कर ले रहा है। बट रेस्पायरेशन का रेट बहुत स्लो होता है, यानी O2 बहुत कम लेता है और ये O2 बहुत ज्यादा छोड़ रहा है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होता है, तो O2 ज्यादा छोड़ रहा है। तो कुछ अमाउंट तो O2 प्लांट ले लेता है फॉर रेस्पायरेशन और बचे हुए O2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों को यदि हम देखें तो नेट रिएक्शन, नेट क्या होगा, नेट गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, नेट गैसेस एक्सचेंज ये होगा कि CO2 इन एंड O2 आउट, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, रेस्पायरेशन बहुत ही स्लो होता है, इसका रेट बहुत कम होता है। तो रेस्पायरेशन के अंदर O2 बहुत कम यूज में आता है, बचे हुए O2 जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रहा है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, तो ये O2 बाहर जा रहा है। और फोटोसिंथेसिस में CO2 ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो देखिए रेस्पायरेशन से तो CO2 कम मिल रहा है, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो यहां से थोड़ा बहुत मिल गया, बचे हुए कहां से, एटमॉस्फेयर से ले रहा है। तो नेट गैसेस एक्सचेंज ये होता है कि CO2 इन O2 आउट, डे टाइम में ये होता है। बट हम नाइट टाइम में बात करेंगे, रात में, तो रात के अंदर क्या होता है, ये वाला प्रोसेस रेस्पायरेशन तो चलते रहता है और फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, बिकॉज सनलाइट नहीं रहता। तो सनलाइट नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, CO2 आउट, O2 इन, यानी जो हमारे अंदर 24 घंटा चलता है ये प्लांट के अंदर सिर्फ रात में चलता है, यानी O2 इन, CO2 आउट। तो जो बड़े बुजुर्ग गांव में कहते रहते हैं कि प्लांट के पास रात में नहीं सोना चाहिए, क्यों कहते हैं, क्यों? प्लांट को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि प्लांट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम करना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। CO2 हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको तो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो हार्मफुल है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमारे लिए O2 जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए, तो O2 दे रहा है। तो ठीक है, प्लांट के पास चले जाएंगे, जो हम CO2 छोड़ रहे हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो O2 छोड़ रहा है प्लांट, यानी हमारे काम आ रहा है, उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सही चलता रहता है दिन में। बट रात के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म, यानी फोटोसिंथेसिस स्टॉप, रेस्पिरेशन शुरू, यानी हम भी O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, प्लांट भी O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है। तो फिर प्लांट के पास जाने से फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए रात के समय में प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए। और दिन के समय में क्यों सोना चाहिए, क्योंकि दिन के समय में इफेक्टिवली फोटोसिंथेसिस होता है, यानी CO2 लेना, O2 छोड़ना। इसीलिए हम रात में प्लांट के पास सोते हैं ना। गैसियस एक्सचेंज का काम प्लांट के अंदर कैसे होता है, इसको हम देखते हैं ना। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज स्टेम में, लीव्स में और रूट में, तीनों में होता है। तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, एंड स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। स्टेम में लेंटिकल्स पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। ये लेंटिसेल्स क्या होता है, ये होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये लेंटिसेल्स, ये स्टेम के बार्क में होता है, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होता है स्टोमेटा के कंपेयर में, और इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। लिप्स के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ह्यूमन में क्या है, गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है,
हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ह्यूमन में क्या है, रेस्पिरेशन के लिए हम ब्रीथिंग करते हैं थ्रू नोज, और ये O2 एल्वोलाई में जाता है, और एल्वोलाई से फ्यूज होके डिफ्यूज होके ब्लड में जाता है, और ब्लड हर सेल को पहुंचाता है। प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट के अंदर ऐसा ट्रांसपोर्ट का काम नहीं होता है, O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। प्लांट में क्या होता है, हर पार्ट्स गैसेस एक्सचेंज करता है। लिव्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू, स्टीम के अंदर लेंटिसेल्स के थ्रू, रूट के अंदर भी होता है। नाउ अब हम प्लांट के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं, जैसे फिश। देखिए फिश के अंदर रेस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा। गिल्स में क्या होता है, जब यानी फिश वाटर में रहता है, तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू फिश लेता है और रेस्पिरेशन करता है, CO2 बाहर छोड़ देता है। ये फिश के अंदर होता है। इंसेक्ट के अंदर, कॉकरोच वगैरह के अंदर, ग्रास होपर वगैरह के अंदर, इसके अंदर स्पाइरेकल्स होता है। स्पाइरेकल्स एक होल होता है, बड़ा सा होल होता है, ये स्पाइरेकल्स कहलाता है। नाउ अर्थवॉर्म के अंदर, अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन करता है थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अमीबा के अंदर ये भी बॉडी सरफेस से करता है। वाटर में प्रेजेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और CO2 छोड़ता है, यानी अमीबा के अंदर बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये हमने रेस्पिरेशन पढ़ा प्लांट के अंदर, और बाकी बचे उचे। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है।